लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोगों को अपना इकोनॉमिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह, साथ ही साथ वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह का अध्ययन किए हैं, जहां पर हम लोग सीखे कि अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र, फर्म क्षेत्र तथा परिवार क्षेत्र के बीच हुई आय, वस्तु और सेवा के लगातार प्रवाह को आय का चक्रीय प्रवाह के रूप में हम लोग देखें। आज हम लोग त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह को देखेंगे। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर फर्म क्षेत्र, परिवार क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की विद्यमानता पाई जाती है, उसे हम लोग किस अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं? आपका विकल्प है बंद अर्थव्यवस्था, दूसरा त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, तीसरा दोनों, चौथा कोई नहीं। जवाब दीजिए। आज हम लोग त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह का अध्ययन करेंगे। आंसर दोनों होगा, क्योंकि त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब अर्थव्यवस्था में तीन क्षेत्र की विद्यमानता, एक परिवार क्षेत्र, दूसरा फर्म क्षेत्र और तीसरा सरकारी क्षेत्र। बंद अर्थव्यवस्था का भी अर्थ यही होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर ये तीन क्षेत्र की विद्यमानता होती है, उसे हम लोग बंद अर्थव्यवस्था या त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम लोग त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह या बंद अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह के नाम से इसको जान सकते हैं। आइए देखते हैं त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह क्या होता है, कैसे होता है। आय, वस्तु और सेवा का लगातार प्रवाह अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों के बीच, जिसे हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था का तीन क्षेत्र, परिवार क्षेत्र, फर्म क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, ये तीन क्षेत्र विद्यमान हैं। हम लोग एक दूसरे से ये कैसे अंतर संबंधित हैं, कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग गौर करते हैं। देखिए, आप जानते हैं परिवार क्षेत्र को कारकों का स्वामी कहा जाता है, इसलिए परिवार क्षेत्र कारक सेवाएं प्रदान करता है फर्म क्षेत्र को। फर्म क्षेत्र इन कारक सेवाओं का प्रभावपूर्ण प्रयोग से वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन परिवार क्षेत्र के लिए करता है। इन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग परिवार क्षेत्र करता है। इन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग परिवार क्षेत्र करता है। अब मुफ्त में करेगा? नहीं, बदले में चुकाएगा, पेमेंट करेगा, भुगतान करेगा, अदायगी करेगा। अब इसके द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च को हम लोग उपभोग व्यय के नाम से जानते हैं। इस तरीके से उपभोग व्यय का प्रवाह परिवार क्षेत्र से फर्म क्षेत्र की ओर होता है। जो कारक सेवाएं परिवार क्षेत्र फर्म क्षेत्र को प्रदान किया, बदले में कारक पेमेंट किया, कारक सेवाएं के बदले में फर्म क्षेत्र इसको पेमेंट किया, भुगतान किया, जिसे हम लोग कारक अदायगी के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों क्षेत्रों का संबंध सरकारी क्षेत्र से कैसे होता है? देखिए, सरकार, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार अर्थव्यवस्था को संचालित करती है, अर्थव्यवस्था को कल्याणकारी बनाती है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र उपभोग का कार्य करती है और उत्पादन का भी कार्य करती है। अब यहाँ पर सरकार अनुदान देती है, किसको? परिवार क्षेत्र को भी
और फर्म क्षेत्र को भी। क्यों देती है? तो उत्पादन कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए फर्म क्षेत्र को अनुदान देती है, और परिवार क्षेत्र को इसलिए अनुदान देती है ताकि समाज के गरीब तबके, समाज के बूढ़े बुजुर्ग, विधवा भी सम्मान जिंदगी जी सकें, एक बेसिक लाइफ स्पेंड कर सके। इसके लिए परिवार क्षेत्र के दयनीय स्थिति वाले लोगों को सरकार अनुदान देती है, जिसे हम लोग हस्तांतरित आय के भी नाम से जान सकते हैं। यहाँ पर फर्म क्षेत्र को सरकार अनुदान इसलिए देती है ताकि फर्म क्षेत्र उत्पादन के कार्यों को कर सके। उत्पादन के कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार सब्सिडी फर्म क्षेत्र को देती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि सरकार, जो हम लोग पुराने क्लास में सीख चुके हैं कि सरकार उपभोक्ता और उत्पादक दोनों का कार्य करती है। तो देखिए, फर्म क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग परिवार क्षेत्र के लोग तो किए, साथ ही साथ सरकार भी करती है। और सरकार अगर वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करेगी तो उस पर खर्च करेगी, और खर्च करेगी तो सरकार द्वारा किया गया खर्च फर्म क्षेत्र को आय के रूप में प्राप्त होगा। अब क्या होता है कि फर्म क्षेत्र या फर्म जो होती है वो सरकार को कर चुकाती है, टैक्स पेमेंट करती है, कर अदा करती है। न केवल फर्म क्षेत्र बल्कि परिवार क्षेत्र के वैसे लोग जिनका इनकम लेवल एक स्टैंडर्ड तक है, एक स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, तो वे लोग भी, परिवार क्षेत्र के लोग भी सरकार को कर का भुगतान करते हैं, जैसे आयकर, संपत्ति कर, etc। अब यहाँ पर कर का भुगतान सरकार को की, फर्म क्षेत्र इधर सरकार को कर का भुगतान की। परिवार क्षेत्र के कुछ लोग जो होते हैं वो सरकार के कर्मचारी होते हैं, और सरकार की कर्मचारी बन करके उनको सेवाएं प्रदान करते हैं। सरकार इन सेवाओं के बदले में पेमेंट करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेवाओं की अदायगी। जो व्यक्ति, जो परिवार क्षेत्र के लोग सरकार के कर्मचारी हैं, सरकार के कर्मचारी बनकर सरकार को सेवाएं प्रदान कर रही है, तो बदले में सरकार भी सेवाओं के लिए पेमेंट करती है, तो इससे परिवार क्षेत्र को आमदनी प्राप्त होती है। अब ये जलेबी बहुत मीठा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये बहुत मीठा है। देखिए, इस त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह का विश्लेषण हम लोग कैसे करते हैं, तो बहुत आसान है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे हम लोग, या तो इसमें जो चक्रीय प्रवाह में मुख्य रूप से दो प्रवाह, एक वास्तविक प्रवाह और दूसरा मौद्रिक प्रवाह शामिल है, तो इस तरीके से भी हम विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक क्षेत्र को, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र को आय और व्यय किन किन रूपों में और किन किन क्षेत्रों से प्राप्त हो रही है उसका विवरण लिख देंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाता है। जैसे हम लोग लेते हैं कि परिवार क्षेत्र को, परिवार क्षेत्र को आय और व्यय परिवार क्षेत्र, अब परिवार क्षेत्र को आय किस किस रूप में प्राप्त हुआ, व्यय किस किस रूप में किया, उसको हम लोग लिख देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पर फिगर में ध्यान से देखिए तो आपको ये पता चलेगा, आपसे सवाल ही पूछते हैं कि परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में हुई,
बताइए देख करके। आप जानते हैं कि यहाँ तीर का चिन्ह जो इनकमिंग का या इनकमिंग को बताता है, वो आमदनी को ही बताता है, और यहाँ से गया हुआ आउट गोइंग यानी खर्चा को निर्धारित करता है। तो कितने तीर का चिन्ह यहाँ पर परिवार क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ऐड हैं। तो देखिए, एक है आपका कारक अदायगी के रूप में, दूसरा सेवाओं की अदायगी के रूप में, ये देखिए सेवाओं की अदायगी के रूप में, तीसरा अनुदान के रूप में। तो परिवार क्षेत्र को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्र से कारक अदायगी, अनुदान, सेवाओं की अदायगी के रूप में आय की प्राप्ति होती है। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या क्या, तो कारक अदायगी के रूप में आय की प्राप्ति होती है। उसके बाद किस रूप में होती है, तो अनुदान के रूप में होती है। कहाँ से होती है, सरकारी क्षेत्र से प्राप्त होती है। और किस रूप में होती है, तो सेवाओं की अदायगी के रूप में होती है, सेवाओं की अदायगी के रूप में होती है। अब हम लोग परिवार क्षेत्र को इन रूपों में आय की प्राप्ति होती है। अब परिवार क्षेत्र इस आय का व्यय किस किस रूप में करता है, वो बता दीजिए। तो परिवार क्षेत्र इस आय का व्यय किस किस रूप में करता है, तो देखिए उपभोग व्यय के रूप में करता है। उपभोग व्यय, उपभोग व्यय। और किस रूप में करता है, देखिएगा, और कर अदायगी के रूप में करता है, कर भुगतान के रूप में, कर भुगतान के रूप में। तो परिवार क्षेत्र अपने इस आय का व्यय उपभोग व्यय और कर अदायगी के रूप में करता है। अब हम लोग क्या करेंगे, परिवार क्षेत्र हो गया, अब हम लोग फर्म क्षेत्र, अब हम लोग फर्म क्षेत्र को देख लेते हैं कि फर्म क्षेत्र को आय और व्यय की प्राप्ति अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों से किन किन रूपों में हुई है। तो देखिए, फर्म क्षेत्र को किस किस रूपों में हुई है, ध्यान दीजिए। फर्म क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में हुई है, तो देखिए उपभोग व्यय के रूप में हुआ है, आय की प्राप्ति उपभोग व्यय के रूप में हुआ है, उपभोग व्यय के रूप में हुआ है। तो परिवार क्षेत्र को आय की प्राप्ति उपभोग व्यय के रूप में हुआ है। और किस रूप में हुआ है, सरकार की तरफ से वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय के रूप में हुआ है, वस्तुओं व सेवाओं पर सरकार द्वारा सरकारी व्यय पर सरकारी व्यय के रूप में हुआ है। और किस रूप में हुआ है, अनुदान के रूप में हुआ, सरकारी अनुदान के रूप में हुआ है, सरकारी अनुदान के रूप में हुआ है, सरकारी अनुदान के रूप में हुआ है। तो अब आगे क्या करना है, आय को हम लोग देख लेंगे। फर्म क्षेत्र को आय की प्राप्ति उपभोग व्यय अनुदान और सरकारी उपभोग व्यय के रूप में हुआ है। फर्म क्षेत्र इस आय का व्यय किस किस रूप में करती है, तो उसको पर हम लोग गौर करेंगे। तो फर्म क्षेत्र को जो आय की प्राप्ति हुई उसका व्यय देखिए कारक अदायगी के रूप में करता है, कारक अदायगी के रूप में करता है, कारक अदायगी। और किस रूप में करता है, और देखिए तो हाँ, कर भुगतान को, सरकार को कर चुकाने के लिए करता है, कर अदायगी, कर अदायगी।
तो फर्म क्षेत्र इस आय का व्यय कारक अदायगी और कर अदायगी के रूप में करता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सरकारी क्षेत्र को देखेंगे कि सरकारी क्षेत्र को आय की प्राप्ति किन किन रूपों में होती है। सरकारी क्षेत्र, तो सरकारी क्षेत्र को आय की प्राप्ति बताइए किन किन रूपों में होती है। तो देखिए, कर भुगतान के रूप में या कर प्राप्ति, सरकार को कर की प्राप्ति होती है। कर की प्राप्ति कहाँ से, फर्म क्षेत्र से और परिवार क्षेत्र से, दोनों क्षेत्र से कर की प्राप्ति होती है। देखिए, कर भुगतान तो कर प्राप्ति के रूप में सरकार को आय की प्राप्ति होती है। व्यय किस किस रूप में सरकार व्यय करती है, तो देखिए, अनुदान के रूप में व्यय करती है। अनुदान किसको किसको देती है, किन किन क्षेत्र को, परिवार क्षेत्र को देती है, परिवार क्षेत्र का, फर्म क्षेत्र को भी देती है, फर्म क्षेत्र को भी देती है। तो इस तरीके से इस त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को लिखने के लिए, विवरण लिखने के लिए हम लोग ध्यान देते हैं कि तीनों क्षेत्रों को किन किन रूपों में आय की प्राप्ति होती है और किन किन रूपों में वे आय को व्यय करते हैं, उसको मेंशन करना ज़रूरी होता है। एक बात और, ये तीनों क्षेत्र जो हैं, ये जो तीनों क्षेत्र जो हैं वो आवश्यकता पड़ने पर पूंजी बाजार से, आवश्यकता पड़ने पर पूंजी बाजार से उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं। पूंजी बाजार से क्या करते हैं, उधार लेते हैं या ऋण लेते हैं। तो उधार अगर लेंगे तो क्या होगा, फर्म क्षेत्र उधार लेगी और उधार ये भी ले सकती है, फर्म क्षेत्र भी उधार ले सकती है। उधार सरकारी क्षेत्र भी ले सकती है, सरकार भी उधार ले सकती है। उधार, ये तीनों क्षेत्र अपनी बचत को यहाँ पर रखते हैं, बचत को, फर्म क्षेत्र भी बचत को यहाँ पर रखती है, परिवार क्षेत्र अपनी बचत को, सेविंग को यहाँ पर रखती है, और सरकार भी अपनी बचत को पूंजी बाजार में रखती है, सेविंग। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के जो तीन क्षेत्र में हम लोग विशेष रूप से यह देखें कि आय, वस्तु और सेवा का प्रवाह अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों के बीच हुआ, जिसे हम लोग त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह के नाम से जाने। यहाँ पर एक क्षेत्र द्वारा किया गया खर्च दूसरे क्षेत्र का आमदनी बनता चला गया, तो इसी को हम लोग त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। अब हम लोग चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को पढ़ने के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।